तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हुई थी। उस डिक्लाइन के प्रोसेस में हमने एक एस्पेक्ट देखा था। कुल मिला के हमने 6 पॉइंट देखे थे, जिसमें से एक पॉइंट यह था आर्यन इन्वेजन थ्योरी का। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है बेसिकली, कि उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ आर्यन इन्वेजन थ्योरी की, तो उसमें ये कहता है कि ऐसा है कि जो आर्यों का हमला हुआ था वो नॉर्थ वेस्ट से हुआ था। और नॉर्थ वेस्ट से उन्होंने हमला करते हुए जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको हराया, और उनकी जो ज़मीनें थी कब्जा कर उन्हें नीचे धकेल दिया। ठीक है। तो प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि अगर हम मान लेते हैं कि आर्यंस जो थे वो फॉरेन ओरिजिन के थे, तो वो थे कहाँ के? ठीक है। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि हम ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस के बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारा सवाल ये बनना चाहिए कि ओरिजिन तो आपका ठीक है, चाहे वो इंडियन ओरिजिन हो फॉरेन ओरिजिन हो, वो सब ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो आर्यंस थे जिनके बारे में कहा जाता है, ये आखिर थे कौन? और ये जहाँ से आए, तो ये अपने साथ फॉरेन ओरिजिन की थ्योरी किस हिसाब से इन्होंने फिट की। तो आर्य जो थे, अगर मैं बात करूँ तो आर्य एक संस्कृत का शब्द होता है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है। तो श्रेष्ठ मतलब होता है मतलब सुपीरियर रेस। तो अगर मैं बात करूँ इसके बारे में और रिसर्च के बारे में, तो कई सारे लोग इसके बारे में रिसर्च किए थे 20वीं सेंचुरी में। और आप लोगों ने भी कई बार सुना था कि जो ज्यूइश होलोकॉस्ट हुआ था 1930s में, उसमें एडोल्फ हिटलर ने ये बात कही थी कि जो आर्यन जो रेस है वो सबसे सुपीरियर रेस है, और जो जर्मनी है तो उस पर सिर्फ आर्यों का कब्जा होना चाहिए या फिर आर्यंस का अधिकार है, जबकि ज्यूइश का नहीं। और इसलिए इस बिना पे उन्होंने कई सारे ज्यूइश पीपल को मार दिया था। तो खैर उनकी अलग कहानी है। उनके जर्मन वालों के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, खासकर नाजी जर्मनी की हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो आर्यंस जो थे उनका ओरिजिन जो था वो नॉर्डिक थे। ठीक है। तो ये अलग बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस की, तो इस इंडिया के इस विषय में तो दो थ्योरी निकल के आती है। पहला है आपका थ्योरी ऑफ इंडियन ओरिजिन, और दूसरा है थ्योरी ऑफ फॉरेन ओरिजिन। अब अगर इंडियन ओरिजिन की मैं बात करूं, तो इसमें नाम आता है एसी दास का। इनका ये मानना है कि जो आर्यंस थे वो इंडिजिनसली यहीं के रहने वाले थे, और इनके हिसाब से अगर बात करें तो उनका क्षेत्र क्या था? तो उनका क्षेत्र था सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब जो 7 नदियों का क्षेत्र जो होता है, 7 नदियों का इलाका जो होता है, जैसे सिंध हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास होगा, सतलुज हो गया, और सरस्वती हो गया। तो ये जो था ये इनके हिसाब से अगर बात करें तो ये ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फॉरेन ओरिजिन की बात करें, तो मैक्स इसमें हमारे दो नाम आता है, पहले मैक्स मुलर का और व्हीलर का। इसमें एक और एस्पेक्ट ये जुड़ जाता है कि अब मैक्स मुलर और व्हीलर ने कहा था, व्हीलर ने तो ये कहा था कि आर्यंस इन्वेड किए थे, जबकि मैक्स मुलर का मानना था कि आर्यंस इन्वेड नहीं बल्कि माइग्रेट किए थे। अब इन्वेड किए थे या माइग्रेट किए थे, इनमें दोनों का अलग अलग लॉजिक है। व्हीलर ने ऐसा क्यों कहा होगा, समझने की कोशिश करिए। व्हीलर ने जब इन्वेजन आर्यन इन्वेजन थ्योरी दिया था, तो वो साल था आपका 1940s का था। ईयर एग्जैक्टली मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बट 1940s का वो डिकेड चल रहा था, तो उस दौरान वो कहा था कि आर्यन इन्वेड किए थे। अब चलिए इन्वेड किए थे, लेकिन एक चीज़ और है कि जो ये व्हीलर था ये बेसिकली आपका ब्रिटिश आर्मी में बंदा था,
और उस समय आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो वहीं से थोड़ा सा इसको वहाँ से ब्रिटिश आर्मी से इसको रिटायर करके फिर ये वापस आया था आर्कियोलॉजिकल मतलब हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो इसे रिसर्च करने को दे दिया गया था। तो यहाँ पे इसने कह दिया था कि आर्यन जो थे वो इंडिया में इन्वेड किए थे, और जो यहाँ की इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, उनको खदेड़ के इन नॉर्थ वेस्ट के पूरे रीजन पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। वहीं अगर मैक्स मूलर की अगर बात करें तो मैक्स मूलर का मानना था कि देखिए ऐसा है कि ये कहना सही नहीं है कि आर्यंस इन्वेड किए थे, क्योंकि अगर आर्यंस इन्वेड किए होते तो सिवाय कुछ एक साइट्स को छोड़ के हमें कहीं पे भी ऐसे एविडेंस हमें नहीं मिले हैं आर्कियोलॉजिकल के हिसाब से अगर बात करें कि वहाँ पे बड़े बड़े लेवल पे मसा केयर हुआ हो। ठीक है, तो अगर आर्यंस इन्वेड किए होते तो फिर वो एक बड़े इलाके में अगर हमला किए होते तो फिर वहाँ के लोगों को मसा केयर किए होते, हर इलाके में ऐसा किए होते। लेकिन हमें कुछ एक जगहों पे भी कुछ सीमित मात्रा में देखने के अलावा इसके अलावा हमें कोई एविडेंस ऐसा सच में देखने को नहीं मिलता है। तो ये कहना गलत है कि उन्होंने इन्वेड किया था। हाँ, माइग्रेट जरूर कर सकते हैं। अब वो कहाँ से माइग्रेट किए होंगे, तो मैक्स मूलर कहते हैं कि ऐसा है कि सिचुएशन ये बन गई थी कि जो आर्यंस जो लोग थे वो आपस में उनकी ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती थी, तो इस वजह से उन्हें वहाँ से माइग्रेट करके फॉर सीकिंग द बेटर फ्यूचर तो वो इंडिया की तरफ मूव कर गए। तो ये इनका मानना था। अब रीजन इन्होंने बताया कि रीजन सेंट्रल एशिया था, और इसी तरह से इन्होंने ये कहा कि सेंट्रल एशिया से उन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया होगा। और फिर यहाँ से आर्यंस जो थे दो हिस्सों में बटे हुए होंगे, एक यूरोप की तरफ जो कि एशिया माइनर के द्वारा होते थे, और कुछ नॉर्थ वेस्ट के ज़रिए इंडिया में आ गए। तो ये इनके माइग्रेशन पैटर्न रहा होगा। अगर बीजी तिलक की अगर बात करें यानी बाल गंगाधर तिलक की, तो ये कहते हैं कि जो आर्यंस थे वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे यानी कि नॉर्थ पोल से। अब इसमें इन्होंने ये अपना तर्क ये देते हैं कि देखिए ऐसा है कि जो ऋग्वेद है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो आर्यंस लोग थे वो 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन से परिचित थे, और 6 महीने के रात और दिन ये आपका सिर्फ नॉर्थ पोल में ही होता है। तो इसलिए आपका जो है ये लोग नॉर्थ पोल से आए होंगे। इसी काइंड ऑफ सिमिलर आइडियोलॉजी को फॉलो किया था नाजी जर्मनी ने, और इन्होंने कहा था कि जो आपके आर्यंस थे वो नॉर्डिक प्रदेश से आए थे, क्योंकि आपके जो नॉर्डिक स्टेट्स हैं ये आपके पड़ते हैं आपके नॉर्थ पोल के आसपास। खैर, इसके अलावा अगर बात करें पी मैकडोनल्ड और पी जाइस की, तो जाइस और मैकडोनल्ड के हिसाब से हमें ऋग्वेद में ओक ट्रीज के बारे में मिलता है, और ये जो ओक ट्रीज थे ये चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया का जो इलाका था वहाँ से बिलोंग करता था। इस वजह से जो आर्यंस का जो ओरिजिन रहा था वो यहाँ का हो सकता है। लेकिन इन सब में मोस्ट एक्सेप्टेबल जो फॉरेन ओरिजिन का थ्योरी जो माना जाता है वो है प्रोफेसर बेल्फी का, जिनके हिसाब से जो रशियन स्टेप जो रहता है वहाँ से आर्यंस जो थे वो इन्वेड या फिर माइग्रेट किए थे। ठीक है, और ये ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस रह सकता है। तो खैर, ये मैंने आपको बता दिया कि कुछ डिबेट्स या कुछ वेरियस हिस्टोरियन के बीच में मतभेद था जो कि उनके ओरिजिन को लेकर था। अब मैं बात करता हूँ उनके माइग्रेशन पैटर्न की। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप देख सकते हैं ये आपका इंडिया है, ठीक है, इंडियन क्लाइंट। अब यहाँ से क्या हुआ है कि ये आपका स्टेपीज रीजन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये ये सब आपकी वेव बता रही है कि किस किस तरीके की पहली वेव्स कहाँ से आई थी। तो ये पहली वेव थी जो ईरान के ज़रिए आई थी यहाँ से। दूसरी वेव आपकी
जो है ये आप देख रहे हैं स्टेपी से आई थी। ये स्टेपी वाला जो क्षेत्र है, रशियन स्टेपीज, यहाँ से आई थी। और फिर यहाँ से फिर होते हुए एशियन माउंटेन कॉरिडोर के ज़रिए होते हुए, जिसमें पामीर के माउंटेन हैं, फिर आमू और सिर दरिया के ज़रिए होते हुए, पामीर के पठार से होते हुए, और फिर यहाँ पे हिंदू कुश में प्रवेश करते हैं। ये आपका दूसरा हो गया। फिर इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से फिर इसी जगह से यहाँ से हमें फिर यहाँ इस तरफ डायरेक्शन में देखने को मिलता है, जहाँ से हमें कार्पेंथिनियन और मतलब ईस्टर्न यूरोप की तरफ माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो मतलब कुल मिला के ये बात है कि जो आर्यंस का हमें वो माइग्रेशन देखने को मिलता है, वो दो पैटर्न में देखने को मिलता है। एक हमारा ईस्ट की साइड में जो कि इंडिया की तरफ, और दूसरा हमारा वेस्ट की साइड में जो कि ईस्टर्न यूरोप की तरफ। और इन सब का जो मेन जो सेंट्रल रहा था, जो मेन केंद्र रहा था, वो ये वाला रीजन रहा था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आर्यंस कहाँ से माइग्रेट किए थे। तो ये हो गया उनके माइग्रेशन पैटर्न का। अब मैं बात करता हूँ एक्सपेंशन की। तो अर्ली आर्यंस जो थे वो नोमैड्स थे और ग्रेज देयर एनिमल्स इन पास्चर फेड ऑन मिल्क। मतलब जो प्रारंभिक आर्य लोग थे ये खानाबदोश जनजाति के थे और ये पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा उस पर निर्भर थे। Historians are the opinion that want of food and land and domestic quarrels were the main reason for the migration of Aryans into different countries. तो इतिहासकारों का ये मत है कि जो आर्यों का जो माइग्रेशन हुआ है वो बेसिकली ज़मीन और घरेलू कलह की वजह से इनका माइग्रेशन हुआ है और विभिन्न प्रकार के देशों में इन्होंने माइग्रेट किया। अब अगर बात करें तो ऋग्वेद के हिसाब से अगर बात करें तो ऋग्वेदिक पीरियड में आर्यों का जो आर्य जो प्रारंभिक रूप में स्थापित हुए थे वो आपके अफगानिस्तान में हुए थे, पंजाब में हुए थे, उत्तर प्रदेश में हुए थे, और इस क्षेत्र को कहा जाता है सप्त सिंधु प्रदेश। फिर 6ठी-7वीं सदी के आसपास अगर बात करें, 6ठी-7वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास बात करें तो आर्यों का जो एक्सपेंशन हुआ था वो पंजाब से बढ़ते हुए ईस्ट और साउथ में हुआ। अगर मैं ईस्ट की तरफ बात करूं तो उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य के और हिमालय के पार होते हुए इनका जो ईस्टर्न एक्सटेंट रहा था वो मगध तक था। यानी पूर्व में मगध प्राच्य जो था वहाँ तक हुआ था। और साउथ में अगर बात करें तो ये आपका विंध्य पर्वत तक था जहाँ पे नर्मदा घाटी रहती है। तो ये इनका एक्सपेंशन का पैटर्न रहा था। अब अगर कुछ वैदिक साहित्य की अगर बात करें तो वैदिक साहित्य के बारे में सबसे पहले आपको समझना होगा कि वैदिक साहित्य आखिर होती क्या है, राइट। यानी कि व्हाट इज़ वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर की अगर बात करें तो वैदिक साहित्य का मतलब उस रिच लिटरेचर से है जिसके अंतर्गत चारों वेद चार वेद होते हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये सब होते हैं। इसके अलावा विभिन्न उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक ये सब भी आते हैं। तो प्रत्येक वेद जो होते हैं उसके साथ ब्राह्मण और उसमें क्लासिफाइड रहते हैं। जैसे अगर ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद के हिसाब से ऋग्वेद के ब्राह्मण में ऐत्रेय और कौशिकी आते हैं। यजुर्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण और साम के साथ पंचविश और अथर्व के साथ गोपथ ब्राह्मण के नाम जुड़े रहते हैं। तो ये कुछ है। और वेद की अगर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है और ये इसमें 1028 इसमें मंत्र देखने को मिलते हैं और इसमें कुल 1028 हमें कुछ हाइम्स देखने को मिलते हैं जिसमें 10,600 मंत्र देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें कुल 10 मंडल देखने को मिलते हैं जिसमें से दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक जो है ये पुराने वाले हिस्से हैं, जबकि पहला, तीसरा और 10वां ये सब रिसेंट वाले हैं।
वही दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो सामवेद दूसरा आता है। तो सामवेद जो है वो मेलोडी और चांट्स का मतलब ये है कि सामवेद में जो आपका देता है वो आपका संगीत के विषय में दिया गया है। और वहीं अगर यजुर्वेद की अगर मैं बात करता हूँ तो यजुर्वेद जो आपका है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कृष्ण और शुक्ल। शुक्ल यजुर्वेद में आपको 16 रिसेंशन देखने को मिलता है, कृष्ण यजुर्वेद में आपको 86 रिसेंशन देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें तो सबसे पहले सवाल आता है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन थे। तो ऋग्वेद के रचयिता के बारे में कहना ऐसा बहुत मुश्किल है कि कौन थे, लेकिन ये माना जा सकता है कि ये बहुत सारे साधुओं का वो श्रम रहा होगा जो कि टाइम टू टाइम किए होंगे। और फिर अथर्ववेद की अगर मैं बात करूँ तो अथर्ववेद में हमें 730 हाइम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें 6000 मंत्र देखने को मिलते हैं। इसे इट इज़ समटाइम्स रेफर टू एज अ वेदा ऑफ मैजिकल फार्मूला। यहाँ पे जादू टोना और तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ इस वेद को कहा जाता है। वहीं अगर ब्राह्मण की एक बार बात करें हम, तो ब्राह्मण जो है आपके क्या होते हैं कि ब्राह्मण आपके वेदों के एक्सप्लेनेशंस होते हैं, यानी कि जो आपके हाइम्स होते हैं उसके एक्सप्लेनेशन होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद के ऐत्रेय, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी होते हैं, और इन्हें जो कंपोज करते हैं उन्हें होत्री या सांख्ययन कहते हैं। सामवेद के जो होते हैं उन्हें जैमिनी और तंडमहाय ब्राह्मण कहते हैं, जिसे पंचविंश ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसे जो कंपोज करते हैं उसे उद्गात्री कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण जो है और तैत्रेय ब्राह्मण ये सब यजुर्वेद के हिस्से हैं, और गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ ब्राह्मण थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ अन्य लिटरेचर हैं जिनके बारे में मैंने थोड़ा पहले ही हिंट दे दिया था, फिर भी जान लीजिए। ये है अरण्यक। अरण्य का मतलब होता है जंगल यानी फॉरेस्ट, और इसका मतलब ये है कि ये उन किताबों को कहा जाता है जिनको साधु संतों द्वारा लिखा जाता है, राइट। तो अरण्यक बेसिकली आपके क्या है, अरण्यक बेसिकली आपके वो बुक्स हैं जिन्हें आपके साधु जंगल में इस किताब को लिखा जाता है। फिर उपनिषद की बात करें तो उपनिषद आपका क्या है, तो उपनिषद का मतलब क्या होता है। उपनिषद ये संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है टू सिट डाउन नियर समवन एंड डिनोट्स ए स्टूडेंट नियरिंग हिज गुरु टू लर्न। तो मतलब ये छात्र से रिलेटेड होता है, छात्र से संबंधित होता है। तो कुल मिला के ये बात है कि उपनिषद जो है ये एक छात्र से रिलेटेड एक ग्रंथ है। अब अगर बात करें तो कुछ अन्य लिटरेचर्स की बात करें तो ये आते हैं वेदांग की। तो वेदांग जो है आपके हमें 6 प्रकार के वेदांग देखने को मिलते हैं, जिनमें से शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया और ज्योतिष हो गया। ये 6 वेदांग हो गए। स्मृति क्या होती है, ये वेदांग के ऑक्सिलरी ट्रिटाइज यानी कि इसके सहयोगी होते हैं और इसके सप्लीमेंट्री होते हैं। दर्शन की बात करें तो दर्शन भी 6 प्रकार के होते हैं। इंडियन फिलॉसफी की अगर बात करें तो 6 दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। पहला है न्याय दर्शन, दूसरा है वैशेषिक दर्शन, तीसरा है सांख्य, चौथा है योग, पांचवा है पूर्व मीमांसा और आखिर में है उत्तर मीमांसा। फिर अगर उपवेद की अगर मैं बात करता हूँ तो उपवेद आपके तरह तरह के उपवेद होते हैं, और इसमें जैसे आयुर्वेद हो गया जिसमें जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है। फिर धनुर्वेद हो गया जो कि आर्ट ऑफ वारफेयर यानी कि युद्ध कला से रिलेटेड है। फिर गंधर्व वेद जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है। और चौथा है शिल्प वेद जो कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। तो ये कुछ आपके उपवेद हो गए। अब हम कुछ अन्य एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो वैदिक पीरियड के बारे में कहा जाता है कि मैक्स मूलर के हिसाब से अगर बात करें तो ऋग्वेद का जो कंपोजिशन है वो 500 बीसी से कम से कम 500 बीसी के पहले ही हुआ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले का माना जाता है। अगर बोगस कोई और तेल अल अमरना
अभिलेख के हिसाब से अगर बात करें, जो कि ये दोनों एनातोलिया क्षेत्र में पड़ते हैं, तेलल, लमरना और बोगसकोई, तो ऋग्वेद जो है ये 1400 से पहले का नहीं माना जा सकता। तो इसलिए अगर हम बात करें काल विभाजन के हिसाब से, तो ऋग्वेद हमें दो हिस्सों में देखने को मिलता है। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल। अब अगर बात करें तो ऋग्वेद पीरियड में बहुत सारे हमें नाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे हिमालय के लिए हिमवंत माउंटेन इन्होंने यूज़ किया है। एक बड़े से जल राशि के लिए इन्होंने समुद्री इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनको ऋग्वेद में अपने हिसाब से बताया गया है। उसमें अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको मैप में शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। जैसे ये जो आप रिवर देख रहे हैं, ये है वितास्ता, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। यस, तो ये आप जो रिवर देख रहे हैं ये वितास्ता है। अब वितास्ता कौन सी रिवर है, तो आप थोड़ा सा मैप से समझ सकते हैं। वितास्ता और कोई नदी नहीं है ये, बल्कि आपकी झेलम रिवर को ही वितास्ता कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी वितास्ता रिवर है। ये आपकी झेलम रिवर हो गई। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये है आपकी अस्किनी। अस्किनी कौन सी है, ये रिवर आपकी अस्किनी, ये मॉडर्न डे कौन सी रिवर मानी जाती है, तो ये आपकी मानी जाती है चिनाब, ठीक है। ये आपकी हो गई चिनाब। फिर ये आती है परुशरणी। परुशरणी कौन सी रिवर है, तो ये आपकी है, ये आपकी रावी नदी है। उसके बाद ये आती है शुतुद्री। शुतुद्री कौन सी है, ये सतलुज हो गई। आप इसका फ्लो देखिए। और ये तो सिंधु भाई है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सी नदी है, ये सिंधु है। इसके बाद अगर बताऊं तो ये अरिजी क्या रिवर है, ठीक है। और ये त्रिस्तमा रिवर है। तो ये सब भी छोटी मोटी कुछ नदियां हैं जो कि ऑब्वियसली इंडस की सहायक हैं। ये कुभा रिवर है। ये कुभा कौन सी है, ये कुभा काबुल रिवर है। और ये कुर्मू कौन सी है, तो ये कुर्मू है कुर्रम। गोमती कौन सी है, गोमती जो लिखा है यहाँ पे, तो गोमती किसे कहा गया है, तो गोमती मैं आपको बता दे रहा हूँ। गोमती आपको, ये आपकी है गोमती, आपकी गोमल है। फिर ये आपकी सरस्वती, ये वाली सरस्वती आपकी जो है ये हेलमंद है। और ये वाली जो सरस्वती यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये हखरा नदी है। फिर ठीक है, तो ये आपके कुछ रिवर्स हैं जिनके बारे में आपको दिया गया है। और ये आपको जो सुवास्तु नदी दिखाई दे रही है, ये स्वात है, ठीक है। तो ये ऋग्वैदिक पीरियड के हिसाब से कुछ नदियों के नाम थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ और नदियों के बारे में बता दूं जिनको ऋग्वैदिक पीरियड में कहा गया है। जैसे सिंधु, तो आप जानते ही हैं इंडस मतलब सिंधु नदी है। इसके अलावा वितास्ता के बारे में मैंने आपको बता दिया, अस्किनी के बारे में बता दिया, गोमल आपको बता दिया गोमती है, क्रुमु आपकी है कुर्रम, दृष्टावती जो आपकी रिवर है इसमें आई थिंक मेंशन नहीं है। दृष्टावती जो आपकी नदी है वो आपकी घग्गर है। सुवास्तु आपकी स्वात है, कुभा आपकी काबुल है, और नदी तमा जो है सरस्वती है, और सदानीर आपकी गंडक है, ठीक है। तो ये आपके कुछ रिवर्स हो गई जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए ऋग्वैदिक नाम के हिसाब से, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में जिनके बारे में कई बार सवाल बनता है। तो अगर मैं बात करूँ सोशल इंस्टीट्यूशन के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, तो फैमिली जो बेसिक सोशल यूनिट था वो आपका जो था
ऋग्वेदिक यूनिट फैमिली ही रहा था। और इस फैमिली को जो है इसमें कुछ मेंबर्स सदस्य होते थे। ये 3 से 4 पीढ़ियों तक इसके जनरेशन रहती थी। और यहाँ पे जो ऋग्वेदिक फेज यूज़ किया जाता था, कुल की जगह यहाँ पे गृह का ही इस्तेमाल ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि कुल हालांकि ऋग्वेदिक टर्म था लेकिन इसका बहुत ही रेयरली मेंशन होता था। जो मेंशन होता था वो आपका गृह इस्तेमाल होता था। गृह का मतलब होता है घर। अगर सोशल डिवीज़न की बात करें तो सोशल डिवीज़न में हमें 3 फोल्ड्स ऑफ सोशल डिवीज़न हमें देखने को मिलते हैं। अब 3 फोल्ड्स ऑफ सोशल डिवीज़न देखने को मिलते हैं मतलब इसका ये है कि यहाँ पे 3 फोल्ड कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यहाँ पे हमें चौथा कोई फोल्ड हमें सोशल डिवीज़न का देखने को नहीं मिलता। ये बात ध्यान रखने की है, क्योंकि यही प्राइमरली डिविजनल फंक्शन था। मेन चीज़ ये था कि जो आर्यंस थे वो जो अनार्य लोग थे उन्हें दास कहते थे, इसलिए उन्हें जो बाद में जो लेटर वैदिक फेज आता है उन्हें दासों को इन्होंने शूद्र भी कहा है। वहीं अगर पोजीशन ऑफ वुमेन और मैरिज की अगर बात करें तो पोजीशन ऑफ वुमेन ऋग्वैदिक फेज में काफ़ी अच्छी थी। और शादी के लिहाज से अगर बात करें तो गर्ल जो लड़की के जो सहमति थी वो ज़रूरी होती थी शादी के लिए, ठीक है। अगर उसकी सहमति नहीं है तो उसकी शादी नहीं की जाती थी। वही अगर खान पान के बारे में बात करें तो खान पान में ऋग्वैदिक आर्यों के जो खान पान होते थे वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते थे। यहाँ पे बात ध्यान रखने की ये है कि दोनों तरीके के खान पान होते थे इनके। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो पाक कला है, कुलिनरी आर्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। अगर दाल की फसलों की बात करें तो यव जो था जिसे बार्ली कहा जाता है, जौ, वो ग्रो किया जाता था। इसके अलावा हालांकि गेहूँ और चावल से वो लोग परिचित तो नहीं थे, लेकिन यजुर्वेद कहता है कि जो लोग थे वो काले और सफ़ेद चावल से परिचित थे। वहीं अगर पीने की अगर बात करें तो सूरा जो था वो एक सूरा एक तरीके का मदिरा होती थी। वो एक फेवरेट इंटॉक्सिकेंट माना जाता था। तो ये लोग काफ़ी इसका ज़्यादा सेवन करते थे, इसे महिलाएं भी सेवन करती थीं। वहीं अगर क्लॉथ की अगर बात करें, पहनावे की, तो पहनावा जो होता था वो दो हिस्सों में देखा जाता था, एक अपर गारमेंट और एक लोअर गारमेंट। और ड्रेस कोई ज़्यादा अंतर नहीं था महिलाओं और पुरुषों के मामले में। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये थी, कॉटन वॉज पॉपुलर क्लॉथ्स, मतलब सूती कपड़े काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा मैं और चीज़ बताऊँ तो एजुकेशन अगर बात करें तो एजुकेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। और मतलब जो पढ़ाई होती थी यहाँ पे वो सब ओरली होती थी। और यहाँ पे आर्ट ऑफ राइटिंग इस समय तक इतना डेवलप नहीं हुआ था। यहाँ पे हमें वुमेन टीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे मैत्री और गार्गी हो गई। वहीं अगर अम्यूज़मेंट और इंटरटेनमेंट की अगर बात करें तो म्यूज़िक और वोकल इंस्ट्रूमेंट के से आने लोग परिचित थे। और जैसे बांसुरी हो गया और कई सारे हारमोनियम, इस तरह की चीज़ों से वो चलाते थे। हारमोनियम नहीं, लेकिन बांसुरी और जो फूंक मारने वाले जो शंख होते उससे परिचित थे। इसके अलावा अगर रथ की रेस भी हमें देखने को मिलती है। और इस दौरान ये एक मशहूर खेल माना जाता था। तो ये सब चीज़ें इनके खान पान और ज़िंदगी से समाज से जुड़ी हुई थी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।